हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्प्रिंगो अकेडमी में। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके विकास की कहानी जो है उसका पहला चरण शुरू कर रहे हैं। वास्तव में जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके 3 चरण है। पहला जो चरण है वो 1885 से लेकर 1905 तक, जिसे हम सामान्यतः गर्मपंथी काल कहते हैं। दूसरा जो चरण है वो है 1905 से लेकर 1919 तक, जिसे हम गर्मपंथी काल कहते हैं। और तीसरा जो चरण है वो है 1919 से लेकर 1947 तक, जिसे हम गांधी युग कहते हैं। अब हम राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला चरण है जो कि 1885 से लेकर 1905 तक है उसको समझ रहे हैं। तो नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की कहानी का जो पहला चरण है वो शुरू कर रहे हैं। और आज का हमारा समय वो है 1885 से लेकर 1905 तक। अब आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज हम केवल ये नहीं पढ़ेंगे कि 1885 में कांग्रेस बनी थी, हम साथ में यह भी समझेंगे कि कांग्रेस बनी क्यों थी, कांग्रेस में कौन कौन लोग थे, और वे जो कांग्रेस के लोग हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या डिमांड कर रहे थे, और वे मूवमेंट जो है वो मूवमेंट को यानी कि आंदोलन को किस तरीके से चलाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन शुरुआती नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आखिर क्या किया था, और फिर 1905 तक आते थे इससे क्या बदल गया कि भारतीय राजनीति में एक नई धारा, जिसे हम उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं, वो तेजी से सामने आने लगी थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जब हम 1885 में कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि 1885 की सुबह भारत के लोगों ने अचानक सोच लिया हो कि चलो आज राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। 1885 तक पहुंचते पहुंचते भारतीय समाज में कई दशकों से राजनीतिक जागरूकता है विकसित होती आ रही थी। अलग अलग शहरों में राजनीतिक संगठन बन रहे थे, अखबार निकल रहे थे, शिक्षित जो भारतीय वो सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, आर्थिक शोषण की भी चर्चा होने लगी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि भारतीयों के बीच ये भावना मजबूत हो रही थी कि उनकी समस्या केवल किसी एक शहर की या किसी एक प्रांत की समस्या नहीं है। अगर बंगाल में कोई समस्या है तो उसका असर जो है वो पूरे भारत पर पड़ सकता है। अगर मद्रास का कोई सवाल है तो वह भारतीयों का भी सवाल है। यानी अब धीरे धीरे स्थानीय राजनीतिक चेतना से अखिल भारतीय राजनीतिक चेतना की ओर बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अब एक और सवाल समझो, अगर भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता पॉलिटिकल अवेकनिंग बढ़ रही थी तो फिर एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी शहर में 5 लोग सरकार की किसी नीति का विरोध कर रहे हैं, दूसरे शहर में 10 लोग उसी तरह की समस्या की बात कर रहे हैं, और तीसरे शहर में भी 20 लोग सरकार की जो आर्थिक नीति है उससे परेशान है। लेकिन ये सब अलग अलग है, उनकी आवाज भी अलग अलग है, सरकार के सामने उनका प्रभाव भी सीमित है। अब अगर ये सभी लोग एक मंच पर आ जाएं और कहें कि हमारी समस्या केवल बंगाल की समस्या नहीं है, हमारी समस्या केवल महाराष्ट्र की समस्या नहीं है, हमारी समस्या पूरे भारत की समस्या है, तो उनकी राजनीतिक शक्ति है यानी कि जो पॉलिटिकल पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही जरूरत जो है वो धीरे धीरे एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन के लिए बेस यानी कि एक आधार तैयार कर रही थी। और इसी पृष्ठभूमि में आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब समझो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसी हुई। अब एक साल याद रखो, वो साल है 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी इस साल। इसका पहला अधिवेशन जो है वो मूल रूप से पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन क्या हुआ था ना कि पुणे जो सिटी है वहां पर प्लेग नामक एक महामारी फैली हुई थी। इसके कारण इसका जो पहला सेशन है वो बम्बई में आयोजित किया गया था। यह अधिवेशन जो है वो 28 से 31 दिसंबर 1985 तक हुआ था, और इसका जो स्थान था बम्बई में वो था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई। इस पहले अधिवेशन में लगभग 72 प्रतिनिधि जो थे उन्होंने भाग लिया था, और इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें हम शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहते हैं। अब एक बात और जो महत्वपूर्ण है, जो खास है, वो ध्यान रखो। देखो, कांग्रेस की जो स्थापना है उसको केवल एक व्यक्ति से जोड़ देना इतिहास को ना बहुत सरल बना देता है। अक्सर हम पढ़ते हैं कि A.O. ह्यूम जो है उसने कांग्रेस बनाई थी, लेकिन असली कहानी है वो इससे थोड़ी ज्यादा गहरी है। अब समझो कि जो A.O. ह्यूम है वो कौन थे। इनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम, एक पूर्व ब्रिटिश ICS अधिकारी। उन्होंने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वो महत्वपूर्ण भूमिका क्या वो हम समझते हैं। जो A.O. ह्यूम है उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर एक ऐसा राजनीतिक मंच बनाने में सहायता की जहाँ शिक्षित जो है एजुकेटेड लोग जो है वो अपनी राजनीतिक मांगों को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रख सके। लेकिन विद्यार्थियों, एक बात हमेशा याद रखो, कांग्रेस केवल ह्यूम की बनाई हुई संस्था नहीं थी। अब समझो कि क्यों। क्योंकि कांग्रेस बनने से पहले ही भारतीय राजनीतिक संगठन जो थे वो मौजूद थे, जैसे इंडियन एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक
सैनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इनसे पहले भी कई राजनीतिक संस्थाएं जो थी वो सक्रिय थे। इन संगठनों ने भारतीयों को राजनीतिक संगठन करना, बहस करना और सार्वजनिक मांग रखने का जो अनुभव वो दे दिया था। इसलिए कांग्रेस को समझने का सही तरीका ये है कि ह्यूम की भूमिका महत्वपूर्ण तो थी, लेकिन कांग्रेस अब वो एक लंबे समय से विकसित हो रही थी। भारतीय राजनीतिक चेतना है वो बढ़ रही थी और राजनीतिक संगठन भी प्रयास कर रहे थे। इन सब की भूमिका है वो भी एओ ह्यूम के बराबर है। अब कांग्रेस के शुरुआती नेताओं को भी देखिए। कांग्रेस के शुरुआती दौर में ऐसे लोग प्रमुख थे जो शिक्षित थे। इनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम जी रनाडे जैसे जो नेता थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुए। अब समझते हैं उदारवादी यानी कि मॉडरेट्स क्या है। अब उदारवादी शब्द सुनकर ये मत समझना कि ये जो लोग थे, ये जो लीडर थे, वो अंग्रेजों के सपोर्टर थे। अब यहाँ एक जो बात है वो आप हमेशा गलत करते हो, वो है कि ये अंग्रेजी शासन की कई नीतियों के बड़े आलोचक हुआ करते, लेकिन इनका विश्वास था कि राजनीतिक परिवर्तन धीरे धीरे आते हैं, संवैधानिक तरीके से आते हैं और राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से आते हैं। तो उदारवादी जो थे वे क्या चाहते थे वो समझो, इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। मान लो किसी देश की सरकार है, वो जनता को शासन में पर्याप्त भागीदारी नहीं देती, तो पहला सवाल होगा कि हमारी आवाज है वो सरकार तक कैसे पहुंचे। उदारवादी जो नेता थे उनका जवाब था कि हम प्रतिनिधि बढ़ाइए, प्रतिनिधित्व है जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ाइए, विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाइए, सरकारी प्रशासन जो है उसमें भारतीयों को ज्यादा अवसर दीजिए, उच्च सरकारी जो सेवाओं में भारतीयों का जो परिवेश है वो ज्यादा करो, सरकारी खर्च है वो कम कीजिए, आर्थिक शोषण है वो कम करो और शासन को अधिक जवाबदेह बनाओ। अब ये देखो कि जो उदारवादी नेता जो थे, वो उदारवादी नेता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या मांग कर रहे थे। देखो, वो कुछ राजनीतिक मांग भी कर रहे थे, कुछ प्रशासनिक मांग भी कर रहे थे और कुछ आर्थिक जो मांग है वो आर्थिक मांग भी कर रहे थे उस समय। अब समझो कि वो राजनीतिक में क्या मांग कर रहे थे, क्या राजनीतिक डिमांड कर रहे थे, क्या पॉलिटिकल डिमांड कर रहे थे। देखो, उस समय के जो नेता थे, उदारवादी जो नेता है, वे चाहते थे कि जो भारतीयों को है ना विधान परिषदों में अधिक प्रतिनिधित्व मिले, और जब भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा तो जो सरकार के निर्णय जो होंगे, सरकार के जो डिसीजन जो होंगे, या जो सरकार की जो डिसीजन मेकिंग पावर है, उसमें भारतीयों को भागीदारी है, भारतीयों की जो भागीदारी है वो भागीदारी बढ़ेगी। और दूसरा कि जब आप विधान परिषद में वो ज़्यादा मेंबर जाएंगे तो विधान परिषद में भारतीयों की जो शक्तियां हैं वो भारतीयों की शक्तियां भी बढ़ जाएंगी, और जो प्रशासन जो है वो भी जनता के प्रति है वो अधिक जवाबदेह बनेगा। अब देखो कि वो प्रशासन में क्या मांग करते हैं, प्रशासन से संबंधित क्या डिमांड है उनकी। वे चाहते हैं कि जो सरकारी जो नौकरियां हैं, उन सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी क्या उचित अवसर जो है वो उचित अवसर मिले। खासकर जो इंडियन सिविल सर्विसेज हैं, यानी कि जिन्हें हम शॉर्ट में आईसीएस बोलते हैं, उनमें भारतीयों की जो भागीदारी है वो भारतीयों की भागीदारी जो है वो बढ़े। और उस समय जो है वो आईसीएस जो है वो ब्रिटिश प्रशासन की जो है वो सबसे बड़ी शक्तिशाली जो सेवाएं हैं, उन सबसे बड़ी शक्तिशाली सेवाओं में से एक थी आईसीएस। लेकिन इसकी परीक्षा जो है वो मुख्य रूप से इंडिया में नहीं होती थी, वो मुख्य रूप से इंग्लैंड में आयोजित करवाई जाती थी। इसलिए जो भारतीय यूथ जो है उसके लिए इसमें प्रवेश करना है वो थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए उदारवादी जो नेता है वो ये मांग कर रहे थे कि इसकी जो परीक्षा आईसीएस की वो भारत में आयोजित करानी चाहिए, जिससे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके या ये एग्जाम दे सके, जिससे भारतीयों को भी समान अवसर मिल सके। अब समझो कि वो इकोनॉमिक डिमांड क्या करती है उनकी, उनकी जो आर्थिक मांग थी वो आर्थिक मांग क्या थी। ये जो है आर्थिक जो मांग है वो उदारवादी राजनीति या उदारवादी जो नेता है या उदारवादी जो टाइम पीरियड चल रहा था उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। उन्होंने सवाल उठाया था कि जो भारत है वो गरीब क्यों हो रहा है, भारत के गरीब होने के पीछे क्या कारण है। भारतीय उद्योग जो है, भारतीय इंडस्ट्री जो है, इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो कमजोर क्यों हो रही है। किसानों पर जो बोझ बढ़ रहा है टैक्स का, या किसानों पर जो आर्थिक जो बोझ बढ़ता जा रहा है वो आर्थिक बोझ वो बोझ क्यों बढ़ रहा है। भारत का धन जो है वो बाहर क्यों जा रहा है। यहीं से आता है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, यानी कि आर्थिक राष्ट्रवाद। और इस आर्थिक राष्ट्रवाद में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है दादा भाई नौरोजी। अब एक नाम बहुत ध्यान से समझिए, वो है दादा भाई नौरोजी। इन्हें अक्सर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने ब्रिटिश शासन की आर्थिक व्यवस्था जो है उसका अध्ययन किया था, और अध्ययन करके ये तर्क दिया था कि जो भारत की जो संपत्ति है, भारत की जो वेल्थ है, वो उसका एक हिस्सा, उस संपत्ति का जो एक हिस्सा है वो लगातार ब्रिटेन की ओर जा रहा है।
और इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत को हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, और हिंदी में कहूँ तो धन के निष्कासन का सिद्धांत। अब एक काम करो, ड्रेन थ्योरी है या ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है, धन के निष्कासन का जो सिद्धांत है, उसे आसान भाषा में समझते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में जो है वो हर महीने 20,000 रुपए जो है वो कमाए जाते हैं, लेकिन आपके घर की जरूरतों पर 15,000 खर्च होने के बाद 5,000 बचते हैं। और वो जो 5,000 रुपए बचते हैं, उन 5,000 रुपए को भी कोई दूसरा जो व्यक्ति है वो हर महीने बाहर ले जाए, अपने घर, आपके घर से बाहर ले जाए, तो कुछ समय बाद क्या होगा? आपके घर में पूंजी जमा नहीं होगी, आपके घर में अब कोई भी पैसा नहीं रहेगा, आपके पास निवेश करने के लिए भी पैसा नहीं होगा, और आपका घर जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर होने लगेगा। दादा भाई जो नौरोजी थे, उनका तर्क यही था कि औपनिवेशिक व्यवस्था में भारत से उत्पन्न जो आर्थिक संसाधन है, उन आर्थिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो ब्रिटेन है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इसमें प्रशासनिक खर्च है, पेंशन है, ब्याज जो है, व्यापारिक और जो अन्य औपनिवेशिक भुगतान जैसी प्रक्रिया है वो भी शामिल हुआ करती थी। का भी जो पेमेंट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो भारतीय पैसों से कर रही है। इसलिए भारत की गरीबी को समझाने के लिए औपनिवेशिक संरचना को देखना जरूरी था। यही बात आगे चलकर राष्ट्रवाद की आर्थिक आलोचना की मजबूत नींव बनी थी। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी चाहिए, अगर वे अंग्रेजों की आलोचना करते तो आंदोलन कैसे चलाते थे, और यही जो है वो उदारवादी जो नेता थे उनकी राजनीति की असली पहचान थी। वे मुख्यतः इस्तेमाल करते थे सरकार को ज्ञापन देना है, प्रस्ताव पास करना है, प्रतिनिधिमंडल भेजना है, और अखबारों के माध्यम से जनमत तैयार करना है, और जहां संभव हो परिषदों में सरकार की नीतियों की आलोचना करना, अर्थात संवैधानिक और कानूनी तरीके से राजनीतिक दबाव कर बनाना है। अब एक और सवाल आपके मन में आ सकता है, और वो सवाल क्या है? 1885 से लेकर 1905 तक की कांग्रेस में मुख्य रूप से शिक्षित यानी कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो, और जो अधिक जो प्रभावशाली है यानी कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो शामिल थे। इनमें किसान जो थे उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। मजदूर आंदोलन भी उस समय विकसित नहीं हुआ था। महिलाओं की भी राजनीतिक में भागीदारी सीमित ही थी। इसलिए इसे बाद के गांधीवादी जन आंदोलन के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि इस दौर को अर्ली नेशनलिस्ट या मॉडरेट फेज कहा जाता है। अब ब्रिटिश सरकार का रवैया कैसा था इस समय वो समझें। क्या अंग्रेजों ने कांग्रेस को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था, या फिर उन्होंने कांग्रेस को खुशी खुशी स्वीकार नहीं किया था? देखो, ब्रिटिश अधिकारियों के बीच कांग्रेस को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। कुछ लोग इसे सीमित शिक्षित वर्ग का मंच मानते थे, तो कुछ लोग है वो इसे भविष्य में राजनीतिक चुनौती की चिंता मानते थे। समय के साथ सरकार ने कई राष्ट्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण और दमन के तरीके भी अपनाए थे। यानी कांग्रेस की राजनीति को केवल अंग्रेजों से दोस्ती के रूप में समझना गलत होगा। अब उदारवादियों की उपलब्धियां क्या थी वो समझो। यहाँ बहुत ध्यान से समझो। कई बार किताबों में उदारवादियों की सीमाएं इतनी ज्यादा पढ़ाई जाती है कि लगता है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, यह सही नहीं होगा, और हम भी वही पढ़े, ये सही नहीं होगा। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी पॉलिटिकल अवेकनिंग। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी पॉलिटिकल अवेकनिंग। उन्होंने भारतीयों को जो है वो आधुनिक राजनीतिक अधिकारों की भाषा दी थी। उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, भारतीयों को भी समान अवसर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी जो है वो ज्यादा क्यों नहीं है, भारत की संपत्ति का उपयोग भारत के विकास में क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी उपलब्धि थी वो थी आर्थिक राष्ट्रवाद। दादा भाई नौरोजी और अन्य जो नेता थे उन्होंने औपनिवेशिक जो आर्थिक शोषण है उसकी व्यवस्था की आलोचना की थी। इससे भारतीयों को समझ आने लगा कि राजनीतिक शासन और आर्थिक शोषण आपस में जुड़े हुए हैं, और यही विचार आगे के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन गया था। अब इनकी तीसरी उपलब्धि समझो। कांग्रेस ने अलग अलग प्रांतों के नेताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया था। इससे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस या कई क्षेत्रों के जो राजनीतिक कार्यकर्ता जो थे उनके बीच में संपर्क जो है वो संपर्क बढ़ा था। यानी कि राजनीतिक रूप से इंडिया एज ए होल की कल्पना मजबूत होने लगी थी। अब चौथी उपलब्धि समझो कि कांग्रेस ने एक पूरी राजनीतिक पीढ़ी तैयार कर दी थी। लोगों ने सीखा था कि सभा कैसे चलती है, प्रस्ताव कैसे बनता है, सरकार से सवाल है वो कैसे पूछा जाता है, अखबार के माध्यम से जनमत कैसे बनाया जाता है, विधान परिषदों में कैसे बहस की जाती है, ब्रिटिश संसद में भारत की बातें कैसे रखी जाती है। यही राजनीतिक अनुभव आगे चलकर बहुत काम आया। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल समझो। अगर उदारवादी इतने महत्वपूर्ण थे तो फिर 1905 के बाद उनकी आलोचना क्यों होने लगी? अब समझो, क्योंकि उनकी राजनीति जो थी
क्योंकि उनकी जो राजनीति थी, उस राजनीति की कुछ स्पष्ट सीमाएँ थी, कुछ बाउंड्रीज़ थी। जैसे कि जो उनकी पहली सीमा थी, वो समझो। कांग्रेस बड़े पैमाने पर शिक्षित मध्यम वर्ग के बीच केंद्रित हुआ करती थी, सेंट्रलाइज़्ड हुआ करते थे। यानी कि उसमें शिक्षित लोग थे और मध्यम वर्ग के लोग थे। जैसे कि आम किसान हो गया, मज़दूर हो गया, वो बड़ी संख्या में कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा नहीं थे या नहीं बने थे। दूसरी बात, अब कई जो युवा थे, कई जो यूथ लीडर थे, उनको लगा कि हम वर्षों से माँग कर रहे हैं, फिर भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो ब्रिटिश लोगों के हाथों में है अभी तक, वो भारतीयों के हाथों में आ ही नहीं रही। इससे अब धैर्य है वो कम होने लगा था, यूथ लोगों का धैर्य है, पेशेंस जो है वो कम होने लगा था। तीसरी जो बाउंड्री है वो क्या था, तीसरी जो लिमिटेशन है वो क्या, वो समझो। उदारवादी जो नेता है, उनका जो एक हिस्सा है ना, वो ब्रिटिश लोकतांत्रिक संस्थाओं और न्याय की जो परंपरा है, उसे सुधार की उम्मीद करता था। लेकिन भारतीयों का अनुभव जो है, वो बार-बार ये दिखा रहा था कि ब्रिटिश शासन में देखो, ब्रिटिश शासन जो है, वो भारत में अपने साम्राज्यवादी जो हित है, अपने जो इम्पीरियलिस्टिक जो इंटरेस्ट है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। इससे नई पीढ़ी के भीतर असंतोष है वो लगातार बढ़ रहा था। और जो चौथी जो सीमा है वो है प्रत्यक्ष जन आंदोलन का अभाव। चौथी जो सीमा है वो क्या है? प्रत्यक्ष जन आंदोलन का अभाव। देखो बात समझो, जो उदारवादी है वो मुख्यतः क्या करते थे? पहले सभा करते थे, फिर ज्ञापन तैयार करते थे, फिर प्रस्ताव, फिर बहस। इसके माध्यम से संघर्ष करते थे। लेकिन उन्होंने अभी उस स्तर की जन लामबंदी विकसित नहीं की थी, जो बाद में गांधी के समय दिखाई दी। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण मोड़, वह है 1905 का। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। अब भारतीय राजनीति में एक बड़ा विस्फोट हुआ था। लोगों ने कहा, अब केवल ज्ञापन नहीं होगा, अब केवल भाषण नहीं होंगे, अब विरोध को जनता की शक्ति से दिखाना होगा। और यहीं से सामने आया स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन क्या है कि जो विदेशी जो वस्तुएं हैं, उनका बायकॉट करना है, उनका बहिष्कार करना है। जो भारतीय जो वस्तुएं हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा है, हमारी जो जनसभाएँ हैं, हमारे जो विद्यार्थियों की जो भागीदारी है और एक जो नई राजनीतिक भाषा है, उसे अपनाना है।